दाहिनी तरफ खड़े हुए सभी लोगों से निवेदन है, कृपया व्यवस्था बनाएं, पुलिस की बात को माने, व्यवस्था बनाएं। सभी लोगों से निवेदन है, दाहिनी तरफ खड़े हुए मंच पर सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोगों से निवेदन है, कृपया मंच के सामने की तरफ आ जाएं, मंच के दाहिने की तरफ की जगह खाली कर दें। सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सब लोग कृपया आ जाइए। हाँ, मैं तुरंत कर रहा हूँ भाई यार। हमारे बीच में हमारे यशस्वी मंत्री आदरणीय हमारे यतीश्वरानंद जी भी यहाँ पर आए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को अगले प्रोग्राम में जाना है। कार्यक्रम को शॉर्ट करते हुए मैं सीधे श्री गामा जी से निवेदन करता हूं कि गामा जी माननीय मुख्यमंत्री जी को शॉल और शंख भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। माननीय गामा जी। इसके विकास को, हिंद के प्रकाश को एक नई ज्योति जली, बीजेपी की सेना चली, एक नई ज्योति जली, बीजेपी की सेना चली। हर मन मोदी, जन जन मोदी, हर मन मोदी, जन जन मोदी। पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी। जिंदाबाद। भारत माता की, जय भारत माता की। जय। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय गामा जी से निवेदन करूंगा कि हमारे वरिष्ठ विधायक श्रीमान हरवंश कपूर जी को शॉल भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। समय आ गया है फिर से भारत स्वाभिमान का। माननीय गामा जी से निवेदन है, माननीय यतीश्वरानंद जी का शॉल भेंट करके बुक्का देकर उनका स्वागत करेंगे। भारत ये प्रण हिंदुस्तान का, समय आ गया है अब फिर से भारत स्वाभिमान का। माननीय गामा जी से निवेदन है कि सीताराम जी भट्ट जी का स्वागत करें। महानगर अध्यक्ष सीताराम भट्ट जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा, किसको देना? डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी का स्वागत करेंगे। मोदी मोदी बोल के बोल, श्री विश्वास डाबर जी का स्वागत करेंगे। मोदी आएंगे डंके की चोट पे, नारे लाएंगे मोदी मोदी बोल के, मोदी आएंगे डंके की चोट पे, नारे लाएंगे मोदी मोदी बोल। इसके बाद मैं गामा जी से निवेदन करूंगा, डॉक्टर भसीन साहब का स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करता हूं श्री विनय गोयल जी का, कृपया उसका बुके ला दी, बुके देकर स्वागत करेंगे। माननीय चौधरी अजीत सिंह जी का भी स्वागत करेंगे।
मैं आदित्य विहार सोसाइटी के श्री राजेश नौटियाल जी, जो प्रदेश में कार्य समिति के सदस्य हैं, उनसे, वैसे जी संजय गर्ग जी से और श्री दिनेश भंडारी जी से निवेदन करूंगा कि वो मोमेंटो भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। थोड़ी जल्दी दे दे। इस क्षेत्र की पार्षद श्रीमती आशा भाटी व श्री मीरा कटिया जी से भी निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। चलो 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 जल्दी जल्दी जाओ जाओ ना आगे। अरे है उन पे भाई। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर उपस्थित दोनों मंडल अध्यक्षों से निवेदन करता हूं कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और चारों महामंत्री, महानगर के महामंत्री सत्येंद्र नेगी जी, माला मैं पूरे मंच की तरफ से मंच के सभी पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि बड़ी माला से सब सामूहिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। बोल दिया मंडल आगे जा ना। धन्यवाद। मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी को 6 बजे दूसरे कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मैं सीधे मैं क्षेत्र के सम्मानित विधायक, हम सबके प्रिय, जन जन के नायक श्रीमान हरवंश कपूर जी से निवेदन करता हूं कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत भाषण में अपने विचार रखेंगे। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष, देहरादून के प्रथम नागरिक माननीय महापौर श्री सुनील उनियाल गामा जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा मंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष श्री सीताराम भट्ट जी, श्री अजीत सिंह जी, श्री विनय गोयल जी, हमारे प्रदेश प्रवक्ता श्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, श्री डाबर जी, विशाल डाबर जी, और हमारे क्षेत्र की
बहुत ही मेहनती, क्रियाशील, कर्मठ पार्षद आदरणीय मीरा कठेर जी, आदरणीय आशा भाटी जी और इस सभा का संचालन करने वाले श्री उमेंद्र भाटी जी, सभी सम्मानित मंचासीन पदाधिकारीगण, सभी इस क्षेत्र के सम्मानित नागरिक, समय अधिक हो गया है, जैसे बताया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को एक अन्य कार्यक्रम में जाना है। मैं आप सबका समय ज्यादा ना लेते हुए सभी मंचासीन अधिकारियों से और आप सबकी ओर से देहरादून कैंट विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों की ओर से मैं अपनी विधानसभा में आए हमारे मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेगी और आने वाले समय में जो हम बार बार कहते हैं, अब की बार 60 पार, अब की बार 60 पार। धन्यवाद, धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, आपका सबका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, धन्यवाद कपूर साहब। मैं सभी आए हुए लोगों से, साथियों से निवेदन करता हूं, मात्र 10 मिनट का कार्यक्रम बाकी है, अभी 10 मिनट का वेट करें, अभी जाए नहीं। और मैं जो नगर आयुक्त हैं उनसे निवेदन करता हूं, कृपया मंच पर आकर वो भी स्थान ग्रहण करेंगे। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सीधे अपने महापौर, अरे यार कर दोगे मैं सीधे अपने महापौर से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आकर अपना उद्बोधन करेंगे। श्रीमान सुनील उनियाल गामा जी। पुष्कर सिंह कादे जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसके बाद डॉक्टर कमल भट्ट, डॉक्टर समीक्षा गर्ग, डॉक्टर रेशमी राय, डॉक्टर उमाकांत, डॉक्टर प्रशांत माथुर और डॉक्टर दीपक कृपया मंच के पास आ जाएं। उनको कोरोना वॉरियर सम्मान से नवाजा जाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुष्कर धामी जिंदाबाद, युवा नेता पुष्कर धामी जिंदाबाद। आज के कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हम सबके मार्गदर्शक, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय हरबंश कपूर जी, महानगर के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय सीताराम भट्ट जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र भसीन जी, प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय विनय गोयल जी, प्रदेश के प्रवक्ता सैदाब शम्सी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय विश्वास डाबर जी, हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष आदरणीय अजीत चौधरी जी, हमारे नगर आयुक्त अभिषेक रोहिला जी, हमारी पार्षद इस क्षेत्र से आशा भाटी जी, हमारी पार्षद इस क्षेत्र से मीरा कठेर जी, इस संस्था के हमारे जो सोसाइटी के अध्यक्ष आदरणीय भंडारी जी, राजेश नौटियाल जी, हमारे मंडल के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र थपलियाल जी, बंसल जी, महामंत्री सत्येंद्र नेगी जी, सम्मानित मंच और यहाँ पर सम्मानित हमारी मातृशक्ति। आज इस कार्यक्रम में आप बहुत देर से 3 बजे से यहाँ बैठे हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि अब ज्यादा समय नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आप सब लोग आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच 5 मिनट में मैं अपनी बात रखकर अब हमारे बीच में सीधा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करूंगा। हमारे ऐसे ऊर्जावान और धाकड़ यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इस प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया था, लेकिन जब से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी आए हैं वो
जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, चौके और छक्के लगा रहे हैं लगातार। आप जब से बने हैं आपका 100 दिन का कार्यकाल हुआ है, लेकिन 100 दिन का कार्यकाल भी आपका ऐतिहासिक कार्यकाल हुआ है और वो 5 साल के बराबर कार्यकाल हुआ है। आपने जो घोषणाएं की हैं उनका अध्यादेश भी लागू किया है, उनका जो शासनादेश भी लागू किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए, ये जो हमारी झील बनने जा रही है, यहाँ पे झील के साथ साथ जो हमारी बस्तियां हैं उनमें लोगों ने भ्रम फैला दिया कि आज मुख्यमंत्री जी आएंगे और आपकी बस्तियों को यहाँ से हटाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी भी एक अध्यादेश लेके आए हैं जिसमें 3 साल तक के लिए आपको सुरक्षा कवच दिया है और 3 साल के अंदर अंदर आपको मालिकाना हक दिया जाएगा। ये मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि जब से हमारा नगर निगम का कार्यकाल शुरू हुआ है, हमने देहरादून में तमाम बहुत सारे विकास कार्य किए। आज ये जो विकास कार्य आपके हाथों से इसका शुभारंभ हुआ है, आपने इसका शुभारंभ किया है। ये वर्षों से लंबी समय से मांग आ रही थी कि यहाँ पर ये जो मच्छी तालाब है इसका जीर्णोद्धार किया जाए और ये नगर निगम हमने इसको बोर्ड से प्रस्ताव पास करके शासन को भेजा था कि पीपी मोड़ पे जो है इसको डेवलप करके इसको पर्यटक स्थल बनाएंगे और पर्यटक स्थल के साथ साथ एक देहरादून का ये जो है एक पर्यटक स्थल भी होगा और विकास का काम भी होगा और लोगों को रोजगार भी यहाँ से मिलेगा। लेकिन बड़े लंबे समय से ये मांग चल रही थी, लेकिन आज ये काम माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से होना था और आज इसका शुभारंभ हुआ है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जब झील बन के तैयार होगी तो हमारे देहरादून का जितने देहरादून के लोग हैं, जितने उत्तराखंड के लोग हैं और पूरे भारत के लोग जो है इस झील को देखने आएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, इसमें थोड़ा धन का अभाव है, अगर आप इसमें घोषणा कर देंगे तो निश्चित रूप से जो हम इसको विश्व स्तर की एक झील बनाना चाहते हैं ये आपके हाथों से बनेगी। अभी हमने नगर निगम के माध्यम से इस देहरादून में 65,000 लाइटें स्वीकृत करी हैं। 65,000 लाइटें स्वीकृत करी हैं। डोर टू डोर कूड़े का काम हमारा चल रहा है। गांधी पार्क का हमने सौंदर्यकरण किया है, घंटाघर का सौंदर्यकरण किया है और तमाम ऐसी जगह जहां हमने खंबे लगाए हैं। अभी 6,000 पोल हमने नगर निगम के माध्यम से लगाए हैं। जहां वर्षों से मांग थी वहां लाइट नहीं थी, हमने वहां लाइट की व्यवस्था भी करी, खंबे भी लगाए और आज जो है वहां रोशनी जगमगा रही है। हमारा प्रयास है कि देहरादून जो नगर निगम का क्षेत्र है दिवाली तक पूरा दूधिया कलर का जो है नगर निगम का क्षेत्र जगमगाएगा, ऐसा हमारा प्रयास है। लगातार हमारे जितने 100 पार्षद हैं, जितने हमारे 20 नामित पार्षद हैं, लगातार इस देहरादून के विकास के लिए आप लगातार काम कर रहे हैं। हमारा जो स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में, हम उसमें 384वें स्थान पर थे, लेकिन जब से हमारा बोर्ड बना हम 124वें स्थान पर आए हैं। हमने इस देहरादून को सुंदर दून, साक्षर दून बनाने का जो सपना हमने देहरादून वासियों का था, हमने उसको पूरा करने का काम किया है। आज देहरादून में जो शौचालय, घर घर शौचालय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि सबके घर में शौचालय होने चाहिए, हमने देहरादून में शौचालय बनाने का काम किया है और देहरादून को शौच मुक्त करने का काम भी हम इस नगर निगम को कर रहे हैं। नगर निगम के माध्यम से जहां जहां ऐसी जगह है जहां उनको चिन्हित करके वहां जो है शौचालय बना रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आपका आशीर्वाद इस देहरादून की जनता को मिलता है, पूरे प्रदेश को मिल रहा है और विकास की गंगा आप लगातार इस प्रदेश में आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो हमारी झील बनने जा रही है इसको आप अगर अपने घोषणा उसमें लेंगे तो निश्चित रूप से इसका विकास होगा। एक बार पुनः आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्करगामी जिंदाबाद। धन्यवाद गामा जी। गामा जिंदाबाद। हाँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आदित्य शहर के अंदर ये 5 डॉक्टर हैं जिन्होंने कोरोना काल में बहुत मेहनत और बड़ा संघर्ष किया है। ये सोसाइटी की तरफ से उनको आज ये प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कमरों के द्वारा वो लोगों को दिया जाएगा। डॉक्टर कमल भट्ट जी, डॉक्टर समीक्षा गर्ग जी, डॉक्टर रेशमी राय, डॉक्टर उमाकांत, डॉक्टर अशोक माथुर, डॉक्टर दीपक जी, डॉक्टर ऐश्वर्या हटवाल जी। आप लोग आ जाए मंच पर। डॉक्टर लोग मंच पर।
आगे साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 100 दिन में अनेक कार्य किए गए हैं, जिनमें से 24,000 रिक्त पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया है। कोविड प्रभावित क्षेत्र को 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। चिकित्सा क्षेत्र में 205 करोड़ रुपए, महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। युवाओं को भर्ती में आवेदन पर कोई शुल्क नहीं देना है। कोविड में काम करने वाले डॉक्टरों को 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं। मलिन बस्तियों को स्थायी करने के लिए 3 वर्ष तक का इसमें आगे तक का कार्य बढ़ाया गया है। और कोविड के कारण भर्ती में 1 वर्ष की छूट दी गई है। जो मेधावी छात्र हैं उनको 50,000 रुपए का छात्रवृत्ति दी जाएगी। अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से 25,000 रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 10,000 रुपए का गरीबों को जो दिए जाएंगे उसमें 5,000 का अनुदान है। और मैं सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, कृपया मंच पर आकर हम सबको संबोधित करेंगे। माननीय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहां से कर लीजिए। भारत माता की, भारत माता की। लग रहा थक गए हैं आप लोग। भारत माता की, भारत माता की। आज मछली तालाब के सौंदर्यीकरण एवं अवस्थापना विकास कार्य के शिलान्यास के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे आदरणीय हरबंस कपूर जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक के नाते आज जिन्होंने आप सबके बीच में सेतु का काम किया है, इस शहर के महापौर, मेरे बहुत पुराने मित्र भाई सुनील उनियाल गामा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र भसीन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय विनय गोयल जी, हमारे चौधरी साहब अजीत भाई, और महानगर भाजपा के अध्यक्ष आदरणीय भट्ट जी, और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रवक्ता रहे, बहुत सारे दायित्वों का जिन्होंने हमेशा निर्वहन किया है, ऐसे आदरणीय विश्वास डाबर जी, हमारे बड़े भाई, बहन मीरा कठेत जी, हमारे अभिषेक जी MNA साहब, मंच पर विराजमान। अब मैं दिनेश जी किस किस का नाम लूं, ओमेंद्र भाटी जी से लेकर हमारी आशा बहन तक, सभी को। अब एक तरफ से हमारे राजेश जी भी हैं, हमारे सादाब जी चले गए हैं, सतेंद्र नेगी जी हैं, विजेंद्र थपयाल जी, बबलू मंसल जी, आदित्य दून शहर सोसाइटी के अध्यक्ष भाई दिनेश भंडारी जी, उनकी टीम एवं सभी। अब सामने भी हमारे सब सभासद वो जो है सभी बैठे हैं, अमिता जी से लेकर सभी उपस्थित, हमारी मातृशक्ति कमली बहन जी बैठी हैं, हमारी नंदनी जी बैठी हैं, सबको मैं जानता ही हूँ लगभग यहाँ, सभी उपस्थित। अब मैं नाम किस किस का लूँ, वो हमारे कहते हैं ना मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी उपस्थित, हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, आज बड़ा सुंदर अवसर है कि आप सब लोगों की बरसों से पुरानी जो मांग है वो मांग पूरी हो रही है, उसका मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। और आज आने में थोड़ा विलम्ब हो गया, और वैसे समय 4 बजे का था, लगभग आधा घंटा वहाँ विलम्ब से चले, क्योंकि आज कैबिनेट में कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय
आज लेने थे और कैबिनेट हमारी लगभग 4 घंटे चल गई आज, और 4 घंटे में बहुत सारे फैसले आज हमने लिए हैं। जैसे आज मैं आपको बताऊं कि आप सबके बीच में भी आप देख रहे होंगे जो हमारी आशा बहनें हैं, उन्होंने लगातार कोरोना काल में बहुत सारे काम किए और कोरोना संक्रमण में अपनी जान जोखिम में डालकर भी उन्होंने लोगों की सेवा की, लोगों की जान बचाने का काम किया। उनके बीच में से लगातार ये मांग आ रही थी कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए, उनका मानदेय कम है। आज हमने उनके मानदेय को 1,500 रुपया बढ़ा दिया है, आज मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है। इसी प्रकार से हमारे उपनल के जो कर्मचारी हैं, उपनल में काम करने वाले हमारे भाई बहन हैं, जिन लोगों की सेवा 10 साल से कम है, उनका हमने 2,000 रुपया बढ़ा दिया है, और जिनका 10 साल से ज़्यादा सेवा हो गई है उनको हमने 3,000 रुपया उनका वेतन बढ़ाने का आज फैसला किया है। इसी प्रकार से हमारे जो राशन के डीलर हैं, उनको उनका किराया बहुत लंबे समय से लंबित था। आज हमने मंत्रिमंडल के बैठक में उनका जितना भी किराया है वो राज्य सरकार उस किराए को देगी, वो भी आज हमने फैसला कर लिया है। इसके साथ साथ अभी और बहुत सारे फैसले किए हैं, उसको मैं बताऊंगा तो सारा समय उसी में निकल जाएगा। मैंने इसलिए बताया कि ये जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में बताया। कल मुझे पूरे 100 दिन हो गए हैं, आज 101वां दिन है जब से मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया है, और 101वें दिन में मैं आपसे कह सकता हूं कि 330 से भी ज्यादा फैसले कर लिए हैं, और लगातार फैसले कर रहे हैं। और लगातार उनको पहले घोषणाओं के रूप में, उसके बाद उनको मंत्रिमंडल में लाकर, उसके बाद उनके शासनादेश निकालकर, फिर उनको जो है शिलान्यास के माध्यम से, फिर सीधे डीबीटी के माध्यम से तमाम काम कर रहे हैं। जैसे उमेंद्र जी अभी पढ़ रहे थे, तो हमने ये जो यात्रा सीजन था, यात्रा सीजन में बहुत सारे लोगों का जो है काम नहीं चल पाया। उनके लिए हमने 200 करोड़ रुपए का, जो पर्यटन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले, राफ्टिंग के क्षेत्र में काम करने वाले, ऐसे लोग छोटे छोटे होटल चलाने वाले, ढाबे चलाने वाले, टैक्सी वाले, ड्राइवर, क्लीनर, उन सभी को एक 200 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। और जब मैंने पैकेज की घोषणा करी तो तमाम सवाल खड़े हो गए। बोले आपने घोषणा तो कर दी है, हमारे प्रतिपक्ष के लोग बोले ये घोषणा पूरी कैसे होगी। और मैं सचमुच आपको बताऊं कि मुझे भी लगा कहीं मैंने कोई गलत घोषणा कर दी है क्या। उसके बाद मैंने सारे अधिकारियों की मीटिंग ली। मैंने कहा भाई देखिए ये घोषणा हमने करी है, और ये ऐसा ना हो कि जैसे इससे पहले सरकार के ऊपर लोग जो है भरोसा नहीं करते थे, 2017 से पहले जो सरकार थी, कहीं ये तो हवाई घोषणा तो नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, आपने सारा परामर्श करके किया है, आपने वित्त विभाग की भी इसमें सहमति ली है, आपने संबंधित विभागों से भी बात की है, सारे आकलन किए हैं, सारे आकलन बनाए हैं, उसका टोटल हिसाब किताब किया है, तब आपने घोषणा की है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे हमने घोषणा करी, घोषणा का शासनादेश निकल गया, और शासनादेश ही नहीं निकला। मैं अभी टिहरी जनपद में गया था, तो वहां पर 100 से भी ज्यादा लोग वहां पर खड़े थे टिहरी झील के किनारे। तो मैंने सोचा कि सब जगह लोग कुछ न कुछ काम के लिए आते हैं, क्योंकि मुख्य सेवकों कोई काम के लिए आता है, कोई अपनी परेशानी बताता है, कोई समस्या बताता है। वो सारे के सारे लोग, जब मैं उनके पास गया, मैंने कहा कहिए आप लोग कैसे आए। मेरी आदत है जहां भी लोग होते मैं वहीं चला जाता हूं। तो उन्होंने कहा हम आपका धन्यवाद करने के लिए आए हैं कि आपने जो घोषणा की थी वो घोषणा पूरी हो गई है, हमारे जो है डीबीटी के माध्यम से हमारे खातों में पैसा आ गया है। इसी प्रकार से हमने पिछले दिनों घोषणा की थी कि जो हमारे आंदोलनकारी हैं, उन आंदोलनकारियों के आश्रितों को पेंशन जारी रहेगी, यानी पत्नी या पत्नी में से कोई एक आंदोलनकारी होगा तो उसके बाद भी उनको पेंशन मिलेगी। और उसका भी हमारा शासनादेश निकल गया, वो घोषणा भी हमारी पूरी हो गई है। आंदोलनकारियों को चिन्हीकरण की घोषणा की थी, वो भी हमारी पूरी हो गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली जो हमारी आशा वर्कर से लेकर
फार्मासिस्ट हैं, टेक्नीशियन हैं, उसमें डॉक्टर हैं, जितने भी काम करने वाले हैं, नर्स बहनें हैं, उन सभी के लिए हमने अगले 6 माह तक प्रत्येक माह 2-2 हजार रुपए की घोषणा करी है। वो भी जो है उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से जाने लगी हैं। इसी प्रकार से सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले हैं, राष्ट्रीय आजीविका मिशन की जो बहनें हैं, उनके लिए हमने 119 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया था। और वो 119 करोड़ का पैकेज, इसमें 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी ब्याज के देने की हमने व्यवस्था की थी। वह भी उनके सीधे सीधे डीबीटी के माध्यम से स्वयं सहायता समूह, क्लस्टर और जो ग्राम संगठन है उनके सीधे खातों में चला गया है। 6 महीने का जो है उनका जो ऋण था वो भी हमने उसमें माफ कर दिया है। बिजली का सरचार्ज माफ किया है। नौजवान युवाओं के बीच में मैं लंबे समय से काम करता रहा हूं। तो सबसे पहले जिस दिन पहली कैबिनेट हमने करी थी, उस पहली कैबिनेट में हमने निर्णय किया कि 24,000 जो पद रिक्त हैं, उन 24,000 पदों को भरने की हम प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। और आज हजारों पदों के जो है विज्ञापन निकल चुके हैं, लगातार उस पर काम हो रहा है और भर्ती की प्रक्रिया हो गई है। अभी लोक सेवा आयोग के जो लोग देखते हैं, जो उनके संपर्क में रहते हैं, वो कह रहे हैं इतनी तेज काम हो रहा है कि रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक लगातार जो है वो कार्यालय खुले हुए हैं। सारे सचिव रात भर काम कर रहे हैं। हमने कहा है नो पेंडेंसी के आधार पर काम होगा। इसी प्रकार से जो कोरोना काल चला, कोरोना काल में हमारे जो बच्चे हैं जो विभिन्न नौकरियों में जाना चाहते हैं सरकारी, उनका 1 साल का समय खराब हो गया। 1 साल का उनका समय खराब न हो, उन बच्चों को भी कोरोना महामारी में अगर किसी की एज बढ़ रही है तो उनको एक मौका और मिलना चाहिए। इसलिए हमने समूह गौ में और लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाली जितनी परीक्षाएं हैं उन सब की समय सीमा बढ़ा दी, 1 साल के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। अब वो भाग ले सकते हैं। इसी प्रकार से उनको आवेदन करने के लिए भी, यानी कि जो परीक्षा शुल्क लिया जाता था, फार्म भरने का जो पैसा लगता था, उसको भी हमने निःशुल्क कर दिया है। अब कोई पैसा इस साल नहीं लगेगा। जो हमारे बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, विभिन्न एग्जामों में भाग लेते हैं, उनको प्री परीक्षा में वो निकल जाते हैं और प्री परीक्षा के बाद उनको आगे पढ़ने के लिए जो पैसों की जरूरत होती है, वो पैसों के लिए उनको कहीं अगर उनके घर में माँ बाप इतने सामर्थ्य नहीं है, तो हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि अब उन बच्चों को आगे पढ़ने के लिए 50,000 रुपए की सहायता सरकार की तरफ से की जाएगी। प्री एग्जाम जो एनडीए में निकाल लेंगे, सीडीएस में निकाल लेंगे, लोक सेवा आयोग के एग्जाम निकाल लेंगे, पीसीएस की परीक्षा निकाल लेंगे, आईएएस की परीक्षा निकाल लेंगे, इन सभी में आगे की तैयारी करने के लिए हमारी सरकार उनकी मदद करेगी। ये कुछ मैंने प्रमुख निर्णय आपके सामने बताए हैं। जैसा अभी सुनील जी बता रहे थे कि यहाँ लोग कह रहे हैं कि आपको उजाड़ देंगे। देखिए, उजाड़ने वाले आप जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, हमने उजाड़ना किसी को नहीं सीखा है। हम तो सबको बसाने की बात कर रहे हैं। हम तो उलझाने की बात नहीं, हम सुलझाने की बात करते हैं। हमेशा रास्ता निकालने की बात करते हैं। आप देख रहे होंगे अभी बिजली विभाग की हड़ताल हुई तो 3 दिन 4 दिन हो गया कि पूरे बिजली को ठप कर देंगे। मैंने कहा अरे भाई क्यों ठप कर दोगे, बताइए आपकी मांग कितनी पुरानी है। बोले मांग तो बहुत सालों से चली आ रही है, 10-15 साल से चली आ रही है। तो मैंने कहा मुझे बने हुए कितने दिन हो गए, तो बोले अभी आपको 3 महीने भी नहीं हुए, 2-2.5 महीना हुआ है आपको। तो मैंने कहा 15 साल पुरानी मांग है और आप सोच रहे हो कि 2 महीने में पूरी हो जाए। अरे जो मैं कर सकता हूं मैं जरूर करूंगा। मैंने कहा आइए बात करने के लिए आइए। बात करने आए, उनके 10-12 बिंदु थे, 10-12 बिंदुओं में से 7-8 बिंदुओं पर सहमति बन गई। हमने उसके सबके शासनादेश निकाल दिए और वो भी प्रसन्न हो गए, कह रहे नहीं हम आगे चलकर प्रदेश के हित में भाग लेंगे। एक दिन इसी दिन मैं मसूरी गया था। मसूरी 1 सितंबर को खटीमा का होता है गोलीकांड का शहीदी दिवस, 2 सितंबर को मसूरी का होता है। मैं मसूरी जाने वाला था 2 तारीख को, तो हमारे पुलिस विभाग के लोग, डीएम और एसएसपी, वो सब बोले कि साहब वो कह रहे हैं कि हम यहाँ काले झंडे दिखाएंगे। अरे मैंने कहा भाई हमने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया जो आप हमें काले झंडे दिखाने वाले हो। हम तो खुद ही, मैं तो ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां उत्तराखंड आंदोलन का सबसे पहला गोलीकांड हुआ था 1 सितंबर 1994 को। तो बोले नहीं साहब वो बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। मैंने कहा भैया वो काले झंडे दिखाएंगे, मैं उनके बीच में जाने के लिए तैयार हूं, चलो मैं चलता हूं वहां।
जब मैं वहां गया तो किसी ने काले झंडे नहीं दिखाए। बोले हम तो आपके सामने अपनी बात रखना चाहते थे, कारण कुछ और था, लेकिन आप तक गलत बात पहुंचा दी गई। हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। अब हम यहाँ उजाड़ने थोड़ी ना आए, हम तो बसाने आए हैं। सुनील जी ने बताया, हमने जो हमारी मलिन बस्तियां हैं, उन मलिन बस्तियों के लिए हम एक्ट लेकर आए हैं। 3 साल के लिए हमने सुरक्षा कवच बढ़ा दिया है उसको। हमारे आप सब लोगों ने कहा, हमारे कपूर साहब ने भी कहा, सुनील जी ने भी कहा, भसीन साहब ने कहा, हमारे डाबर साहब ने कहा, हमारे गोयल जी ने कहा, अजीत भाई ने कहा, सब ने, सीताराम भट्ट जी हमारे अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा, हमारे सारे सभासदों ने कहा कि आप इसको बढ़ा दीजिए। क्यों नंदिनी जी, आप लोग भी तो आए थे, अमिता बहन जी आई थी, तो सब आए थे। हमने बढ़ा दिया 3 साल के लिए। वो अक्टूबर में खत्म हो रहा था, हमने उसको अगस्त में ही बढ़ा दिया था। इसी प्रकार से नजूल के लिए, जो नजूल पर बैठे हुए लोग हैं, उनको भी मालिकाना हक मिलना चाहिए। हम नजूल का भी एक्ट लेके आ गए, मंत्रिमंडल ने हमारे उस एक्ट को भी सहमति दे दी है। अब उस पर भी हम कानून बनाने जा रहे हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में काम नहीं कर रहे। मैं आपको बिल्कुल मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से आपके सामने कहना चाहता हूं कि हमने देखे जीवन में बहुत, मैं एक सैनिक का बेटा हूं, एक साधारण परिवार में पैदा हुआ हूं, और मेरी पार्टी ने, हाईकमान ने, मोदी जी ने, आप सब लोगों के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से इस सेवा का अवसर मिला है। तो मैंने एक एक क्षण, एक एक दिन, मैं सोचता हूं कि अगर 1 मिनट भी बर्बाद हो गया तो पता नहीं क्या चला गया। क्यों? इसलिए कि जीवन में देखे चाहे जितने भी दिन है, काम करने के लिए वो बहुत कम है, और जितना काम करो उतना कम है, मैं ऐसा मानता हूं। इसलिए हमने लगातार फैसले लिए, लगातार लेते जा रहे हैं, और जो जरूरत पड़ेगी वो फैसले लगातार लेते रहेंगे। हम केवल घोषणा करने वाले नहीं है कि यहां से घोषणा कर दी, उसके बाद वो घोषणा पूरी नहीं हुई। जो घोषणा करेंगे वो घोषणा धरातल पर आएगी, उसका शासनादेश निकलेगा। जिन योजनाओं का शिलान्यास करेंगे उन योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। जो योजनाएं शुरू होंगी वो योजनाएं पूरी होंगी। आज मोदी जी के भी सेवा सप्ताह, जो मोदी जी के 20 साल का कार्यकाल हुआ, उसका भी आज भसीन साहब बता रहे थे कि यहाँ समापन का कार्यक्रम भी है। ये कार्यक्रम आज उसी का कार्यक्रम है। तो हम सब लोग जानते हैं, मोदी जी के बनने के बाद भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। भारत की पहचान बढ़ी है। हर क्षेत्र में मोदी जी एक के बाद एक स्कीम लेकर आए हैं देश के लिए। अगर हम एक तरफ से शुरू करें तो उज्ज्वला गैस योजना के बारे में हम सब लोग जानते हैं। एक गरीब माताएं बहनें जिनके आंख के आंसुओं को पोंछने का काम किसी ने किया तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया। हर घर में गैस का मुफ्त का सिलेंडर पहुंचाया। दुनिया की स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत योजना, वो आयुष्मान भारत योजना जिसमें कि 5 लाख रुपए तक का, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में 5 लाख रुपया मुफ्त में उसका इलाज देने का काम किसी ने किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सरकार ने किया। उन्होंने अपने समय में लागू किया। आजाद भारत के अंदर आज तक कभी किसी ने नहीं सोचा कि एक गरीब आदमी का इलाज कैसे होगा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि अगर उनके घर में से कोई बुजुर्ग बीमार हो जाए, अस्पताल चले जाएं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन जब 50,000 रुपए का बिल बन जाता था तो बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे से कहने लगते थे, बेटा मुझे अपना इलाज नहीं करवाना है, मुझे घर ले चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरा इलाज करवाते करवाते तुम ही कर्जे के बोझ तले दब जाओ, तुम्हें ही अपना इलाज करवाना पड़ेगा, मैं तो ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। उनको भी एक सुरक्षा की गारंटी देने का काम किसी ने किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। आयुष्मान भारत की योजना लाकर आज 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में 1 साल के अंदर करवाने की ये योजना आज हमारे उत्तराखंड के अंदर 3.5 लाख लोगों को, 3.5 लाख से भी ज्यादा लोग इस योजना का लाभ ले चुके हैं। 44 लाख लोगों ने अभी तक उसके आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बना लिए हैं और 460 करोड़ रुपया सरकार का जो है अभी तक उसमें खर्चा हो चुका है। हमारी सरकार ने तय किया कि अभी हमने जो अब 25 रुपया 30 रुपया पहले ये आयुष्मान भारत योजना का कार्ड बनाने के लिए जो खर्चा लगता था उसको हमने मुफ्त कर दिया है। इस बार हमने घोषणा कर दी है कि अब कार्ड बनाने के लिए किसी को कोई पैसा नहीं देना होगा। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं
देखिए, कभी बुरा समय कभी किसी को बताकर नहीं आता है, लेकिन अगर हम अपना कार्ड बना के रख लेंगे तो कभी भी वो कार्ड काम आ सकता है। जिन्होंने नहीं बनाया है वो भी कार्ड बना लें। एमएनए साहब, हमारे यहाँ व्यवस्था होगी कार्ड बनाने की? लग चुका है। अगर कोई छूट गए हैं तो उनका भी लगा दीजिए। लगातार इस प्रकार से काम हो रहे हैं। आप देखिए आज सड़कों की स्थिति क्या है। अभी आने वाले समय में आप सब लोगों को यहां से दिल्ली जाने के लिए मात्र 2 घंटे का समय लगेगा। कितना? मात्र 2 घंटे में आप दिल्ली पहुंचेंगे। यहां से हमारे लिए जो दिल्ली से देहरादून का जो रास्ता है, उस रास्ते में 12,000 करोड़ रुपया अभी और स्वीकृत हो गया है। 12,000 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया है। पूरी एलिवेटेड रोड बनेगी हमारी डाट काली मंदिर से लेकर वहां तक। हर क्षेत्र में अभी हमारे नागरिक उड्डयन विमानन जो मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए थे। यहाँ का इंटरनेशनल जो हमारा हवाई अड्डा निकट भविष्य में बनने वाला है, देहरादून से पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए फ्लाइट जाएंगी। ऐसे तमाम काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं जो भूतो न भविष्यति में हमेशा कहता हूं। और हमारे यहाँ पर 4 धाम यात्रा के इतने रूट बन रहे हैं, रेल की कनेक्टिविटी बढ़ रही है। हर क्षेत्र में अगर किसी के सामान्य आदमी और गरीब आदमी के बारे में योजना बनाने का काम किसी ने किया है तो 7 वर्षों में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है वो पिछले 65 वर्षों में भी नहीं हुआ है। 65 वर्षों में जो काम नहीं हुआ वो 7 वर्षों में हो रहा है। हर तरफ से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। उसी नक्शे कदम पर हम लोगों ने भी तय किया है कि मोदी जी का मार्गदर्शन लेकर जिस प्रकार से मोदी जी आज हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उत्तराखंड को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हमारी सरकार उस दिशा में काम करेगी। एक एक पल का, एक एक क्षण का उपयोग करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं अंत में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि मोदी जी ने हमसे अपेक्षा की है। उन्होंने उत्तराखंड के लिए विजन 2025 हमारे सामने रखा है। अभी 21 साल का उत्तराखंड हो रहा है। अरे गुप्ता जी आ गए आप। अभी 25 साल का उत्तराखंड जब होगा 2025 में, उत्तराखंड हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य होगा। हर क्षेत्र में आदर्श राज्य होगा। और हमारे जो डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी ने कहा डबल इंजन की सरकार, नौजवानों की सरकार, युवाओं की सरकार और हमारे सब बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर युवा और नौजवान, अच्छा ट्रिपल इंजन ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हैं तो हमारा डबल इंजन, ट्रिपल इंजन ये लगातार विकास को आगे बढ़ाने का काम करेगा। अब मेरे से पत्रकार लोग कई बार पूछते हैं कि अरे चुनाव आने वाला, आपको क्या लगता है चुनौती है क्या? मैं कहता हूं देखिए, अभी हमारा एजेंडा चुनाव नहीं है। हमारा एजेंडा अभी उत्तराखंड का विकास करना है, उत्तराखंड को आगे ले जाना है। उत्तराखंड जिस प्रकार की हमारी देवभूमि है, वो आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की यहाँ ये आध्यात्मिक राजधानी बने, ये सांस्कृतिक राजधानी बने। इसको बनाने का काम हमारे सब लोग करेंगे। अब ये नहीं है कि कोई मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुख्य सेवक हूँ, या ये मंच पर बैठे हुए लोग हैं, केवल इनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये प्रश्न कोई मेरा नहीं है, इनका भी नहीं है, इनका भी नहीं है। ये प्रश्न हमारा सबका सामूहिक है। ये बात ठीक है कि एक व्यवस्था के तहत हम लोग आगे हैं। ये सामूहिक यात्रा है। इस सामूहिक यात्रा को हम लोगों ने अपनी मंजिल तक पहुंचाना है। हम लोगों का लक्ष्य तय है, बिल्कुल दिशा स्पष्ट है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम केवल घोषणाएं करने वाले नहीं हैं। हम ऐसे भी नहीं है कि जैसे पिछली सरकार में आपने देखा होगा, मैंने 2017 से पहले की सरकार की बात कर रहा हूं, कहीं ऐसा मत सोच लेना कि जो है पिछली सरकार में क्या है, यहां पर मुख्यमंत्री जी आ जाएं और इतने सारे लोगों को देख लें तो कहेंगे कि मैं इस मोहल्ले को लंदन जैसा बना दूंगा, मैं इसको मुंबई बना दूंगा, मैं इसको दिल्ली बना दूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला हूं। हम जितना कहेंगे उतना करेंगे, और कहेंगे कम करेंगे ज्यादा। मैं आज के अवसर पर आप सभी का, कि आप सब लोगों ने बहुत गर्मजोशी से मेरा यहाँ पर स्वागत किया, मैं भी आपका हृदय की गहराइयों से आप सभी का अभिनंदन करना चाहता हूँ, आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और विशेष रूप से हमारी माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, हमारे नौजवान युवा उत्साही भाइयों का, जिन्होंने बहुत जोरदार तरीके से मेरा स्वागत किया। और सुनील जी ने कहा है कि इस
तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए सरकार की तरफ से मैं घोषणा करूं तो मैं घोषणा करता हूं कि इसको भव्य बनाने के लिए जो भी करना होगा उसको उस योजना में सम्मिलित करके उसको अच्छा एवं भव्य स्वरूप दिया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धामे जी। दो तीन महिला मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, कृपया दो अटल सेना की वहीं देकर देंगे। अच्छा, दो तीन महिलाएं हैं यहाँ पे भीड़ सब अंदर आ जाएंगे। हमारी पार्षद महिलाएं हैं। हाँ, हमारी पार्षद हैं, जरा उनका स्वागत करा दीजिए आपका। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि हमारी कुछ महिला पार्षद हैं जो आपका स्वागत करना चाहती हैं।